Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So what's the topic today? Our topic is about the non-cooperation movement, different stands with the movement. Okay, so उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे. हम समझेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा अब तक की क्लासेस में अबाउट चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया. सो हमने अभी तक पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं इंडिया में, वो समझा था. उसके बाद हमने सत्याग्रह को समझा. जो सत्याग्रह कौन लेके आता है? गांधी जी. सत्याग्रह का प्रिंसिपल गांधी जी लेके आते हैं. उसके बाद हमने रॉलेट एक्ट को देखा कि रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट की वजह से जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड उसी में मूवमेंट में ही क्या होता है, एक जलियांवाला बाग मसाक्रे होता है. ओके, सो यहाँ से देखिए जलियांवाला बाग मसाक्रे होता है. कब हुआ था? अच्छा बेटा, डेट आप लोग को पता है कि कब हुआ था एंड किसने ओपन फायरिंग शुरू करवा दी थी? तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जलियांवाला बाग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट राइट अ नोट ऑन जलियांवाला बाग मसाक्रे. यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ज़रूर एक बार आप आंसर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा इसके बारे में. उसके बाद हमने देखा था कि इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, मूवमेंट को वापस ले लेते हैं एंड कलकत्ता सेशन होता है. कलकत्ता सेशन होता है सितंबर में एंड नागपुर सेशन होता है दिसंबर में. 2 सेशन होते हैं, दोनों के अपने अपने कुछ क्या बोल सकते हो कि जो निकल के आता है लास्ट में रिजल्ट क्या होता है. 2 रिजल्ट निकल के आए थे, वो भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में. और फिर हमने पढ़ा पूरा एक तरह से, जो हमने पूरा ये सिनेरियो पूरी चीज़ें पढ़ी रॉलेट एक्ट के बारे में. एक तरह से था कि मैंने बताया था कि नॉन कोऑपरेशन का बेस तैयार हो गया, एक बैकग्राउंड तैयार हो गया ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमको करना है, तो एक बैकग्राउंड पूरा यहाँ से बन के आ जाता है. सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिकली व्हाट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज, हु स्टार्टेड, हु पार्टिसिपेटेड एंड व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर दिस मूवमेंट. वो सारा सब कुछ हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे इन दिस वीडियो. अब पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है. सो क्वेश्चन जो आ सकता है बेटा, यहाँ से आ सकता है कि वाई गांधी जी, देखिए पहली चीज़ तो है कि मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी. सो क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किसके क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस थे. तो स्टेजेस तो हमने अनफोल्ड किए थे ना, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने कैसे बोला था कि हम डिफरेंट स्टेजेस से स्टार्ट करेंगे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को. तो वो स्टेजेस हो गए. प्लस यहाँ से आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दैट what were the all the different social groups which joined the non cooperation movement. कौन कौन से ग्रुप्स ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इसी को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, किसने किसने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था. सो उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है दैट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट. देखिए यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि खलीफा जो थे उनके लिए जहाँ पे खिलाफत कमेटी बनाई गई थी. सो उनके मेंबर्स भी आ गए थे. 2 मुस्लिम लीडर थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनके नाम. 2 मुस्लिम लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, उन्होंने भी आके इस मूवमेंट को आके ज्वाइन कर लिया था. तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं. सो फाइनली जनवरी 1921 में हल्ला बोल हो जाता है, शुरू हो जाती है मूवमेंट 1921 से. यहाँ पे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं. देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशन होती है. every social groups have their own different dreams, their own aspiration. तो वहाँ पे जो यहाँ पे बात की जाएगी किसकी, स्वराज की. सब यहाँ पे देखिए शुरुआत क्या होती है कि स्वराज की बात हो रही है, तो सब लोग ने आके पार्टिसिपेट कर दिया स्वराज के नाम पे. बट सबका क्या था, स्वराज का जो मतलब था सारे ग्रुप्स का, तो एवरी ग्रुप इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे. सबके लिए जो स्वराज का मतलब था वो अलग अलग था. कैसे अलग अलग था वो हम लोग समझेंगे आगे की जो भी हमारे पॉइंट्स होने वाले हैं. जैसे फर्स्ट इन मूवमेंट इन टाउन्स, टाउन से शुरू करते हैं. टाउन में क्या क्या था. सो टाउन में अगर बात करें तो मूवमेंट स्टार्ट होता है मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से. ओके, सिटीज़ में आगे मिडिल क्लास ने आके पार्टिसिपेट कर दिया. कैसे पार्टिसिपेट किया उन्होंने, पहले देखिए गांधी जी ने जैसे स्टेजेस में बोला था, दे 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल. जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते थे, दे लेफ्ट द स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दी, हेडमास्टर में पढ़ाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया. सब लोग मतलब निकल के बाहर आ गए, बोले हमें नहीं पढ़ना आपके यहाँ पे, ना हमें पढ़ाना है. लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, क्योंकि क्या होती है, कोर्ट भी तो एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कोर्ट है, तो वहाँ पे भी उन्होंने लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी. एंड यहाँ पे काउंसिल इलेक्शन जो थे, काउंसिल इलेक्शन थे, उनको क्या किया जाने लगा, बॉयकॉट करने लगे. ओके, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बेटा अबाउट मद्रास. मद्रास में क्या होता है, मद्रास की कहानी सुनिए. यहाँ पे एक जस्टिस पार्टी हुआ करती थी. ठीक है, तो जस्टिस पार्टी होती बेसिकली बेटा नॉन ब्राह्मण्स की थी.
ओके, नॉन ब्राह्मण्स की थी ये जस्टिस पार्टी जो थी। तो ये क्या होता था कि पहले अभी तक ब्राह्मण्स का हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस ज़्यादा शुरू से चला आ रहा था। तो इस बार इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये क्या करें, काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकें और ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और पावर में आ सके। ठीक है, तो इनके पास एक तरह से इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, इसीलिए क्या करा इन लोगों ने बोला ठीक है हम मूवमेंट को सपोर्ट तो कर रहे हैं बट हम काउंसिल को बायकॉट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो जस्टिस पार्टी थी इसने काउंसिल में इलेक्शन होता है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि चलिए ये तो हो गया पूरा कि कैसे पार्टिसिपेट करना शुरू किया गया। अब हम देखते हैं कि मार्केट में इकोनॉमिक फ्रंट पे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्या कैसे होता है। सो द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। क्या होता है, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। फर्स्ट, फॉरेन गुड्स जो भी आते हैं उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड मीन्स यहाँ पे जो शॉप्स थी, लिक्वर शॉप्स थी, तो लिकर की शॉप्स पे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। बेसिकली उसको ब्लॉक कर दिया गया था। आप बोलो बस उनको ब्लॉक कर दिया गया था लिकर की शॉप्स को। फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर, बड़े बड़े से बॉनफायर थे उसमें फॉरेन क्लॉथ को ले जाके स्वाहा कर दिया गया था। ठीक है, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन। सो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है बेटा। 1921 में स्टार्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जनवरी 1921 में लोगों ने स्टार्ट करा, यहाँ पे एक बॉयकॉट स्टार्ट करे, फॉरेन गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि 1921 से 22 के बीच में बेटा जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लॉथ का, वो डायरेक्टली हाफ हो गया। 102 करोड़ था पहले, नाउ कितना हो गया 57 करोड़, डायरेक्टली अराउंड हाफ हो गया है ना जो इम्पोर्ट था। तो इससे ब्रिटिशर्स को तो बहुत घाटा हुआ होगा। सो नाउ इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स आर फिनेंस फॉरेन ट्रेड। तो बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी सिटीज़ में जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जो बेसिकली फॉरेन गुड्स का ट्रेड करते थे, फॉरेन कपड़े लाते थे या फिर फॉरेन का कोई भी सामान था मटेरियल लाके उस पर ट्रेड करते थे, उन्होंने अब उसको करने से मना कर दिया। ठीक है, अब ये जब चीज़ें लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, लोग इग्नोर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, डिनाई कर रहे हैं यूज़ करने से, तो क्या होगा, इससे तो इंडियन की जो कंपनी है, इंडियन की जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ेगा। सो द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। तो इसी वजह से जब यहाँ फॉरेन क्लॉथ्स पहनना लोगों ने छोड़ दिया, तो अब घर के ही कपड़े तो पहनोगे, तो यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो बंद हो रखी थी, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, हैंडलूम धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, ग्रो होने लगती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक फ्रंट, जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट होता है। बट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैव सम लिमिटेशन बेटा, कुछ लिमिटेशंस थी। सो व्हाट वर द लिमिटेशंस, सो देखते हैं हम। अब देखिए जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे अब स्लो होने लगता है, स्लो डाउन होने लगता है। क्यों स्लो डाउन होने लगता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द रीजंस वन बाय वन। सो फर्स्ट रीज़न क्या था कि उन्होंने बोला कि फॉरेन जो क्लॉथ है उसको मत पहनो। चलो ठीक है, हमने छोड़ दिया, फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट कर दिया, बट अब हम क्या पहनेंगे, खादी पहनेंगे। चलो ठीक है, खादी को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, खादी ले लिया। अब क्या कंडीशन आती है बेटा, खादी जो था दैट वाज मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था खादी, और जिसकी वजह से जो भी पुअर पीपल होते थे या फिर मैक्सिमम पीपल क्योंकि पुअर थे तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उसको वो खरीद सकें। ओके, सो इससे क्या होता है, किससे होता है कि जो लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, कितने टाइम तक, क्योंकि मूवमेंट लंबा चलने वाला है तो कब तक वो खरीदेंगे खादी कपड़े, इसलिए क्या करते हैं वो अगेन वो वापस से आ जाते हैं किस पे, फॉरेन क्लॉथ्स पे। तो ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है। ओके, सेकेंड रीज़न क्या था, सेकेंड रीज़न था कि जैसे मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने बोला स्टूडेंट से कि बेटा आप मत पढ़ो, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में मत पढ़ो, टीचर से बोला आप पढ़ाओ मत, लॉयर से बोला प्रैक्टिस मत करो। तो जब वो लोग नहीं करेंगे, चलिए उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया, बॉयकॉट कर दिया, अब उनको क्या करना है, अब उनको पढ़ना तो है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे लॉयर है, लॉयर को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो लॉयर कोई भी अपना इंस्टीट्यूट जो उसने छोड़ा है, तो एक इंस्टीट्यूट चाहिए ना कहीं जाके प्रैक्टिस करने के लिए। तो कोई इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन ऐसे थे ही नहीं जहाँ पे ये जाके अपनी प्रैक्टिस को कर सकें, टीचर जाके पढ़ा सकें और स्टूडेंट जाके पढ़ सकें। जैसे स्टूडेंट था तो स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अब उसको भी टेंशन होगा अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेकर, उसके पेरेंट्स को टेंशन होगी, तो क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। और जब ऑल्टरनेटिव नहीं था देन वापस से कहाँ गए, बैक टू दी फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से इन लोगों ने ज्वाइन बैक किया, जाके वापस से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे कुछ रीजंस थे, कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो धीरे धीरे उसका जो एक तरह से लोगों में जोश निकल के आया था, इंथुसियाज्म निकल के आया था, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया
टाउन्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज रिबेलियन इन दी कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स ये जो बेटा आपका विलेज वाला एरिया होता है, रूरल एरियाज होते हैं, इनको कंट्री साइड बोलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं हम सिटीज़ में निकली कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, अब ये स्प्रेड होके जाएंगी कंट्री साइड में। ओके, सो यहाँ पे अगर कंट्री साइड की बात करें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हो गए पीजेंट्स। पीजेंट्स आप बोल सकते हो बेटा जो मेन स्ट्रीम में होते हैं, विलेजेस में जो मेन स्ट्रीम में होते हैं, ट्राइबल फॉरेस्ट में होते हैं। तो जो ये कंट्री साइड का सेक्शन है इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट पीजेंट का समझेंगे, देन ट्राइबल्स का समझेंगे। सो पीजेंट में भी हम समझेंगे अवध के बारे में, अवध में क्या हाल था। सो देखिए अवध में पीजेंट्स जो थे, पीजेंट मूवमेंट होता है दैट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। अब ये रामचंद्र कौन थे? एक बाबा रामचंद्र थे जिन्होंने पीजेंट मूवमेंट को यहाँ पे शुरुआत कराई इसकी। तो ये बाबा रामचंद्र जो थे ही वॉज ए सन्यासी, वो एक सन्यासी थे जो हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। तो फिजी इज एन आइलैंड। ओके, फिजी एक आइलैंड है और ये फिजी का इनको भेजा गया था, फिजी से होके आए थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या हो गया? तो इंडेंचर्ड लेबर बेसिकली बेटा होते हैं जैसे कोई क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को कहीं पे प्लांटेशन कराना है, ठीक है, कोई प्लांटेशन, तो प्लांटेशन उन्होंने सपोज कोई किसी आइलैंड पे करा, जैसे यहाँ पे फिजी का एग्जांपल लीजिए, आइलैंड पे इनको प्लांटेशन करानी है। तो आइलैंड पे तो उतनी पॉपुलेशन होती नहीं थी कि वहाँ के लोगों को पकड़ के आप करा लोगे प्लांटेशन। तो क्या उनको लेबरर्स की ज़रूरत होती थी ना, तो ये लेबरर्स कहाँ से आते थे? तो बेसिकली जो उनकी कॉलोनीज होती थी ना, तो कॉलोनीज से उठा के लेबरर्स को लेके चले जाते थे इस आइलैंड पे और यहाँ पे जाके उनसे प्लांटेशन का काम करवाते थे जिससे उनको प्रॉफिट मिलता था। सो यही जो लेबरर्स को लेके जाते थे तो इन्हीं को बोला जाता था बेटा इंडेंचर्ड लेबरर्स, जिसको ये लोग अपने प्लांटेशन के काम के लिए डिफरेंट आइलैंड्स पे या फिर जहाँ पे भी प्लांटेशन होता था लेके जाते थे। सो ये बाबा रामचंद्र जी थे, इनको फिजी लेके गया था एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। ओके, सो अब समझते हैं मूवमेंट जो यहाँ पे शुरू करा गया ये किसके अगेंस्ट था? तो दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट ताल्लुकदार। तो देखिए यहाँ पे ताल्लुकदार के अगेंस्ट में, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं है, पीजेंट्स है। तो पीजेंट डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा जो मूवमेंट हो रही है दैट इज बिटवीन पीजेंट एंड ताल्लुकदार। ताल्लुकदार यहाँ पे आप बोल सकते हो, ताल्लुकदार एक तरह से ब्रिटिशर्स के वेल विशर्स होते थे, यही चाहते थे क्योंकि इनको यहाँ से फ़ायदा होता था, ब्रिटिशर्स इनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो इससे बेसिकली फ़ायदा किसको होता था? ये बीच में जो मीडिएटर बैठा है ये ताल्लुकदार, इसको फ़ायदा होता था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे इनको फ़ायदा होता था। तो ये देवर द वेल विशर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली पीजेंट्स जो थे ब्रिटिशर्स पे ना करके, उनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट ना करके ताल्लुकदार के अगेंस्ट कर रहे थे। ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड के पास बड़ी सी लैंड्स होते थे, ज़मीनें होती थी। सो who demanded from peasants extraordinarily high rents and a variety of other cesses। तो ये जो ताल्लुकदार थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे बेटा, ये जो थे ये पीजेंट्स से डिमांड कर रहे थे, ज़्यादा रेंट की डिमांड कर रहे थे। जैसे टीनेंट्स के केस में देखेंगे, देखिए पीजेंट्स जो थे, पीजेंट हैड टू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड। बेगार का क्या मतलब है बेटा? सो बेगार का मतलब है बेसिकली बॉन्डेड लेबर जो होते हैं। बॉन्डेड लेबर मतलब जो पीजेंट्स होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे, वो पीजेंट को ज़बरदस्ती फोर्सफुली ले जाके काम करवाएंगे, ठीक है, एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाएंगे उससे, और उसके बदले में उनको पेमेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो बेगार उस तरह का कुछ एक सिस्टम होता था। तो पीजेंट को ज़बरदस्ती बेगार करवाया जाता था, उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लिए जाते थे, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा अदर सेसेस भी लिया जाता था, उनसे टैक्स के ऊपर भी टैक्स लिया जाता था। सो ये सारा सिस्टम चल रहा था, उनको पीजेंट को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। सो देखिए तो पीजेंट्स ने डिमांड क्या किया? सो द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने बोला भाई रेवेन्यू को कम किया जाए, एबोलिशन ऑफ बेगार को एबॉलिश कर दिया जाए, एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। उन्होंने बोला कि जो ऑपरेसिव, ये जो लैंडलॉर्ड हैं इतने ऑपरेसिव हैं, इनको पूरी सोशली बाइकआउट कर दिया जाए। कैसे बाइकआउट करेंगे? तो बहुत सारे प्लेसेस पे एक नाई धोबी बंद चलाया गया। देखिए नाई धोबी बंद से क्वेश्चन आ सकता है, वो 1 नंबर में नाई धोबी बंद क्या था? सो नाई धोबी बंद क्या ऑर्गेनाइज किया गया, इसका मतलब क्या था? तो यहाँ पे जो पंचायत थी वो ऑर्गेनाइज करती थी कैसे कि जो लैंडलॉर्ड्स होंगे, लैंडलॉर्ड्स जो बड़े से थे, उनको अब जैसे कि छोटी सी जो सर्विसेज होती हैं, जैसे लैंडलॉर्ड है, चलो भाई ठीक है वो काम करवा रहे हैं, लोग पीजेंट्स को ज़बरदस्ती लेके काम करवा रहे हैं, बट उनको छोटी चीज़ों पे उन पीजेंट्स पे डिपेंड होना पड़ेगा ना। पीजेंट्स हुए या फिर अदर कोई छोटे से वर्कर्स हुए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बार्बर में जो बाल काटते हैं, एंड वॉशरमैन जो धोबी वगैरह होते हैं, तो इन पे ये डिपेंड रहते थे। तो इनको इसी सर्विस से क्या कर दिया गया, इनको
एक तरह से आप बोल दो डिप्राइव कर दिया गया। अब इनको बार्बर की सर्विस नहीं मिलेगी, इनको वॉशरमैन की सर्विस नहीं मिलेगी, और एक्स्ट्रा और भी सर्विसेज थे। सोशली इनको क्या कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया। वही मतलब था ना सोशल बॉयकॉट, कि इनको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। अब इनको सोशल सर्विसेज नहीं मिलेंगी। और इसी को क्या नाम दिया गया बेटा, नाई धोबी बंद। ठीक है, सब क्या होता है, इन लोगों ने ये सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। सो 1920 में जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, और ये अवध का जो अराउंड विलेज, अवध एरिया जो पूरा ये लखनऊ का एरिया है, अवध एरिया होता है। सो अवध एरिया के अराउंड ये जाते हैं। ठीक है, तो अवध में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, विलेजर्स जो होते हैं उनकी परेशानियों को सुनते हैं। ठीक है, एंड फाइनली अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा को सेटअप किया जाता है, जिसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, बाबा रामचंद्र होते हैं, फ्यू अदर्स मीन्स कुछ जो लोकल लीडर्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया था, इसके मेंबर्स होते हैं। ओके, सो ये जो अवध किसान सभा बनी थी, विद इन 1 मंथ, एक ही महीने के अंदर इसकी 300 ब्रांचेस स्टैब्लिश हो जाती हैं। मतलब अवध के अराउंड जितने भी विलेजेस होते हैं उन सारे विलेजेस ने मिल के क्या किया, 300 ब्रांचेस इसके सेटअप कर दिए थे। क्यों सेटअप किया, जवाहरलाल नेहरू को इससे क्या फ़ायदा हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उन्होंने सोचा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम शुरू करेंगे बाद में कभी, क्योंकि उनको तो पता ही था कि शुरू होना ही है, तो जब भी वो शुरुआत करेंगे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो ऐसा हम लोग को कोशिश करना था कि यूनाइट करना था, लोगों को यूनाइट करना था। तो जाके लोगों की जो ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा ना। वी हैव टू एड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ एवरी सेक्शन, एवरी ग्रुप, सब सारे सेक्शन की प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ेगा, उनको उसमें बोलना पड़ेगा ठीक है हम मूवमेंट करेंगे तो आप आके उसमें पार्टिसिपेट करना, लोगों को परस्यूएट कराना पड़ेगा, एग्री कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे थे वो मूवमेंट के पहले जाते हैं, लोगों को एक तरह से राजी करवाते हैं कि आप लोग आइए। So the peasant movement however developed informs that the Congress leadership was unhappy with। तो ठीक है, इन्होंने सोच के रखा था कि जब भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होगा हम इनको क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। बट क्या होता है कि जो ये जिस तरह से इन लोगों का मूवमेंट था उससे कांग्रेस जो थे वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? तो देखिए, एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही मूवमेंट शुरुआत होती है 1921 में, मूवमेंट धीरे धीरे अपने आप बोल सकते हो एक्टिव फॉर्म में जाता है, तो क्या करते हैं ये पीजेंट मूवमेंट जो थे, पीजेंट्स क्या करने लगते हैं, दे वर अटैकिंग द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स। अब उन्होंने जाके अटैक करना शुरू कर दिया। भाई नॉन वायलेंस की बात थी, अब कहाँ से अटैक करने लग गए, तो जाके उन्होंने अटैक किया, बाजार को लूट लिया। ठीक है, और जो भी ग्रेन होर्ड्स थे उनको जाके लूट लिया और जाके अपने अंडर में कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पे वायलेंस को इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, In many places, local leaders told peasants that Gandhi जी had declared that no taxes were to be paid। तो बहुत सारी जगह पे तो ये भी होने लगा था कि जो लोकल लीडर्स थे, मैंने बताया था कि हर जगह पे लोकल लीडर्स भी होंगे तो होने चाहिए। तो लोकल लीडर्स ने क्या बोला कि गांधी जी ने अब ये अलाउड कर दिया है कि अब जाके आप वायलेंस करो, ठीक है, और अब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। गांधी जी ने अब ये बोल दिया कि अब आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लैंड है वो वापस से आप लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड है, उनसे लैंड लेके हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे गांधी जी का नाम लेके वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ना कि अपने जो सारे ग्रुप हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो भी मतलब है, कांग्रेस ने कुछ और बोला, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ और ही बना दिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल्स के बारे में। जो ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पे ये मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है और मूवमेंट स्प्रेड कैसे हुआ। सो ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर। तो देखो भाई, इन्होंने तो अलग ही वे में ले लिया। क्या लिया वो भी समझते हैं। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस ए मिलिट्री गोरिल्ला मूवमेंट। गोरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? गोरिल्ला मूवमेंट बेसिकली ये होता है बेटा कि जैसे सपोज आप लोग लड़ रहे हो, आप लोगों ने लड़ने के लिए सपोज अपने एनिमी को बुला लिया। अब वो एनिमी आ गया, अब एनिमी बहुत बड़ी सेना लेके आ गया। अब बहुत बड़ी सेना लेके आ गया, आप लोग तो उसके सामने जाके लड़ोगे, तो वो 1000 हैं, आप 50 हो, तो आपको तो वो आके डायरेक्टली वो अटैक करके ख़त्म कर देंगे। तो क्या करो, आप जाके छुप जाओ। अब जैसे वो 1000 हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे 1 by 1 आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक के ऊपर जा जाके अटैक करोगे, वापस आप छुप जाओगे। ठीक है, अटैक मतलब जैसे सामने से आओगे, उससे लड़ोगे, चले जाओगे। क्योंकि अगर सामने से आकर डायरेक्टली लड़ोगे, क्या होगा, आपके एक के ऊपर वो 50 आके टूट पड़ेंगे।
होगा ना। तो अब क्या करो, क्या करते थे वो, छुप जाते थे, जो ट्राइबल्स थे ये छुप जाते थे, जंगलों में रहते थे, क्योंकि ये तो जंगल में पेड़ हैं, इतने हैं, उनको सब कुछ का आइडिया है, पेड़ पे जाके ये छुप गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए। अब वो नीचे से जो बाहर का इंसान आ रहा है उसको तो कोई आइडिया नहीं है, इनकी अपनी अपनी आवाज़ भी अलग होती थी, ताकि ये ही डिकोड कर सकते थे, उसको और कोई डिकोड भी नहीं कर सकता था। तो अपने तरीके से ये गोरिल्ला मूवमेंट करते थे, ठीक है। तो ये गोरिल्ला मूवमेंट धीरे धीरे ये स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट इन्होंने गोरिल्ला मूवमेंट को स्प्रेड किया, उससे कांग्रेस खुश नहीं थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस तरह का मूवमेंट हो। अच्छा, ये ट्राइबल जो सोसाइटी के लोग थे, इनको क्या प्रॉब्लम आ पड़ी भाई, ब्रिटिशर्स थे, ये क्यों मूवमेंट करने लगे? तो रीज़न समझते हैं। सो रीज़न ये था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी दैट हैड क्लोज्ड फॉरेस्ट एरियाज, उसने भाई फॉरेस्ट एरिया को भी कंट्रोल कर लिया, उसने लोगों को उसमें एंटर करने से प्रिवेंट किया, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, कि आप अपने कैटल की ग्रेजिंग नहीं करा सकते हो, या फिर आप वहाँ से फ्यूल वुड नहीं कलेक्ट कर सकते हो, यू कांट कलेक्ट द फ्रूट्स फ्रॉम देयर। सो ये करके आप लोगों को क्या कर रहे हो कि लोगों को उसमें जो उनका फॉरेस्ट तो उनका घर था ना, ट्राइबल सोसाइटी के जो लोग होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, उनका घर तो फॉरेस्ट ही है, दे डोंट हैव देयर होम एंड ऑल, तो उनका कोई घर नहीं होता है, वो एक सेटलमेंट बना के नहीं रहते हैं, उनका तो फॉरेस्ट है, बस वही उनका सब कुछ है। तो इससे क्या हुआ, जो हिल पीपल थे, ट्राइबल्स थे, उनमें गुस्सा आ गया। दिस enraged the hill people. Not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. तो इससे क्या होता है, उनको लगता है कि जैसे लाइवलीहुड था, वो फॉरेस्ट से वुड लेते थे एंड टाउन्स में बेच के फिर अपना उसी से खाना पीना उनका चलता था, तो एक तो लाइवलीहुड पे उनके चोट लगी। एंड देन दूसरी चीज़ क्या होती है, उनको ये अब फील होने लगा कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल राइट्स को हमसे ले रहे हैं, जो हमारा राइट था एक तरह से फॉरेस्ट पे हमारा राइट था, वो अब ये राइट्स को हमसे छीन ले रहे हैं, ठीक है। सो इसी की वजह से जो लोगों के अंदर ये सारी फीलिंग्स आई, तो इसकी वजह से उन्होंने मूवमेंट किया। एक रीज़न और था, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया कि जैसे गवर्नमेंट ने अब इन लोगों को वहाँ पे फॉरेस्ट में जाने से डिनाई कर दिया। अब ये लोग तो हो गए अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गए, खाने पीने के लिए, रोजी रोटी के लिए भाई अब कुछ बचा नहीं है इनके। तो क्या करती थी गवर्नमेंट, इसी का फ़ायदा उठा के गवर्नमेंट इनसे क्या कराती थी बेटा, बेगार जो हमने समझा विलेज वाले सेक्शन में कि इनको बेगारी कराती थी, इनको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाती थी रोड बनवाने के लिए, रेलवेज़ के कंस्ट्रक्शन में वहाँ पे लेके जाती थी। तो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। अब यहाँ से निकल के आते हैं एक लीडर, कौन थे जिन्होंने इसको लीड करा, वो थे अलूरी सीतारमन राजू। अलूरी सीतारमन राजू, पहले इनके बारे में कुछ समझते हैं। तो इन्होंने क्या क्लेम किया, ही क्लेम दैट ही हैव सम स्पेशल पावर। उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है, आई कैन मेक प्रेडिक्शन। उन्होंने बोला मैं कुछ प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि हाँ क्या होने वाला है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, और आई कैन हील द पीपल, मैं पीपल को हील कर सकता हूँ, किसी को कोई चोट लग गई है, आई कैन हील द बोन। तो वो सारा कुछ इन्होंने बोला। इन्होंने ये भी बोला कि आई कैन सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, कि मतलब अगर उसमें बुलेट भी लग जाएगी, गोली भी लग जाएगी ना, देन आई कैन सर्वाइव, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ उससे भी, ठीक है। सो इस सब से भाई प्रभावित होकर जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थे, तो उन्होंने राजू को क्या समझ लिया, भगवान की। राजू जो है वो हमारे इनकारनेशन ऑफ गॉड है, ये भाई भगवान के अवतार हैं। तो जो राजू जी थे ये भाई महात्मा गांधी की बहुत तारीफ करते थे, ठीक है। महात्मा गांधी से ये बहुत खुश थे, बहुत इंस्पायर थे। उन्होंने बोला था दैट महात्मा गांधी यस ही वॉज इंस्पायर्ड बाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसने बोला कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर। एंड वो खुद क्या करता था, लोगों को परस्यूएट करता था कि भाई खादी पहनो और ड्रिंकिंग को गिव अप कर दो। ड्रिंकिंग मीन्स लिकर वगैरह, शराब वराब मत पियो, अब ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, गांधी जी मना कर रहे हैं, तो आप शराब मत पियो, आप खादी कपड़े पहनो, ठीक है। बट एक चीज़ उसने गलत भी बोली गांधी जी के अगेंस्ट जाके। उसने बोला कि ठीक है भाई, हम स्वराज की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स को भगाना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप नॉन वायलेंस का सहारा लोगे। तो यहाँ तो भाई वो गांधी जी के अगेंस्ट हो गया। गांधी जी का प्रिंसिपल ही था ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस, तो ये तो गांधी जी के अगेंस्ट हो गया। तो उसने बोला कि यहाँ पे आपको नॉन वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। और इसी के लिए जो गुडम रिबल्स थे, इन्होंने जाके पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की, और इन्होंने अपनी जो गुरिल्ला वारफेयर था उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइबल पीपल्स थे, इन्होंने रिवोल्ट किया। देन फाइनली राजू का क्या हुआ, तो राजू जी जो थे वो उनको कैप्चर कर लिया गया एंड 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। बट क्या होता है, वो दिलों में रह गए सबके, क्योंकि इनकारनेशन ऑफ गॉड थे भाई, तो वो दिलों में रह जाते हैं एज अ फोक हीरो। फोक हीरो मतलब उनके बारे में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आज आप लोग सुनते होंगे ना कहानी है, तो कहानी का एक हीरो होता है, तो उसे कहानी के हीरो कौन बन गए, राजू भाई। सो नाउ नेक्स्ट, स्वराज इन दी प्लांटेशन।
सो प्लांटेशन वर्कर्स कौन होते थे? प्लांटेशन वर्कर्स जो जिनको क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपने प्लांटेशन फील्ड में लेकर चले जाते थे। उनका जो घर होता था, उनके घर से उनको बहुत दूर प्लांटेशन फील्ड में ले जाके वहाँ से उनसे वर्क करवाते थे और उनका जब बाउंड्री में उनको उसी जगह पे कुछ आप बोल सकते हो कि साइन करवा लेते थे। साइन करा लिया तो अब वो उससे जब तक ब्रिटिशर्स की परमिशन नहीं होगी तो वहाँ से वो जा नहीं सकते थे। तो ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे बेटा, तो इन्होंने भी अब ये जो स्वराज का जो मुद्दा था इसको भी जो इंटरप्रेट कर लिया, अब अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लिया। क्या इंटरप्रेट किया समझते हैं। सो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली। तो उनका मतलब हो गया कि फ्रीडम, अगर गांधी जी ने फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब है क्या फ्रीली निकल पड़ो कहाँ पे, जो मतलब जो उनको ब्रिटिशर्स ने पैक करके रखा है ना, वो उस वहाँ से आप आराम से फ्रीली निकल सकते हो। और कहाँ जा सकते हो? अपने अपने गाँव जा सकते हो। मतलब आप ब्रिटिशर्स की कैद से अब बुरी तरह से आज़ाद हो। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आपको पैक करके रखा, आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे एक मजदूर बना के रखा है, प्लांटेशन वर्कर बना के रखा है, आपको आपके घर नहीं जाने दे रहा है, तो अब आप क्या फ्रीली मूव कर सकते हो अपने घर की तरफ। ठीक है, सो ये कौन से एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को लाया था? तो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। एक्ट याद रखिएगा, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे बेटा, जिनको पकड़ के ब्रिटिशर्स लेके आते थे, वो परमिटेड नहीं थे कि वो अपना जो टी गार्डन है उसको बिना परमिशन के कहीं और जाना। ठीक है, आप वर्क कर रहे हो किसी फील्ड में, प्लांटेशन जहाँ पे हो रही है, तो उसको छोड़ के आप अपने गांव या फिर कहीं और जाने के लिए आप परमिट नहीं थे, विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब चलिए क्या परमिशन को इन्होंने बोला। अब ये जो बेटा परमिशन थी ना, बहुत ही रेयरली मिलती थी, सबको मिलती भी नहीं थी। अगर कोई जाके बोलता था कि मुझे जाना है तो उसको जल्दी परमिशन नहीं मिलती थी। ओके, सो जब इन्होंने भाई सुना ये एक्ट आ गया था, तो इसमें ये सारी एक तरह से आप बोल सकते हो कि रूल रेगुलेशन बना के रखा था। तो जब प्लांटेशन वर्कर्स ने इसको सुना कि गांधी जी ने ऐसा कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स लॉन्च किया है, तो वो तो भाई खुश हो गए। और खुश हो गए क्या करा उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया एंड अपने घर की तरफ चल दिए। ठीक है, उनको लगा कि अब गांधी जी जो है वो सब संभाल लेंगे, हम तो भाई चले अपने गांव की तरफ। बट क्या होता है, वो भाई निकल तो पड़ते हैं बट अपने घर नहीं पहुंचते हैं। दे कुड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि भाई जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है तो सभी ने सब कुछ बॉयकॉट करके रखा है ना, रेलवे बॉयकॉट, टेलीग्राफ बॉयकॉट, स्ट्रीमर्स जो वगैरह थे, सब कुछ बॉयकॉट, सब ने स्ट्राइक पे बैठे हैं, सब बॉयकॉट करके बैठे हैं। तो भाई आप पहुंचोगे कैसे? पैदल तो चले नहीं जाओगे। तो ये भाई निकले तो रास्ते में, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने इनको पकड़ा और ब्रूटली बहुत सारी पिटाई करी इनकी, और क्या करे, इनको वापस से घर लेके आ गई। कौन से वाले घर? प्लांटेशन वाले घर। ठीक है, तो हमने फाइनली देख लिया कि कैसे सारे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स थे उन्होंने कैसे अपने अपने वे में इंटरप्रेट किया किसको? स्वराज को। स्वराज का सबके लिए अलग अलग मतलब था, सबका मतलब एक नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द मिशन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। तो जो कांग्रेस ने जैसा सोचा था उस तरह से मूवमेंट नहीं हुआ, सबने स्वराज को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, क्योंकि सबकी भाई प्रॉब्लम्स अलग थी, सबकी सफरिंग अलग थी। तो सबकी जब सफरिंग अलग होगी बेटा, तो सब उसका सोल्यूशन भी तो अलग तरीके से ढूंढेंगे। तो इसीलिए सबका जो सोल्यूशन था, तरीका था, वो बहुत ही अलग था। बट फिर भी क्या था बेटा कि जब वो लोग जो ट्राइबल्स होते थे, जब भी गांधी जी का नाम लेते थे और क्या स्लोगन रेस करते थे, दैट स्वतंत्र भारत। जब भी वो, उनके भले ही प्रॉब्लम्स अलग है बट फिर भी अगर वो गांधी जी का नाम ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत का स्लोगन रेस करते थे ना, तो वो फिर भी एक तरह से इमोशनली उनका इमोशनली क्या हो जाते थे कि ऑल इंडियन एजिटेशन ये हो जाता था। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी देखिए ट्राइबल पीपल थे, वो आपस में वो जो रिवोल्ट कर रहे थे वो एक ही जगह पे तो कर रहे थे, अपने ट्राइबल जो उनका एरिया था वहीं पे रिवोल्ट कर रहे थे। बट जब वो गांधी जी का नाम लेते थे, वो स्वतंत्र भारत की बात करते थे, तो ये मूवमेंट बेटा आके किससे जुड़ जाता था? एक ऑल इंडिया एजिटेशन से जुड़ जाता, क्योंकि आप स्वतंत्र पूरे भारत की बात कर रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे स्वतंत्र ट्राइबल, ये नहीं बोल रहे, आप बोल रहे स्वतंत्र भारत। तो ये जो एजिटेशन था किससे आके जुड़ जाता था? एंड ऑल इंडिया एजिटेशन से जुड़ जाता था। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं, चलो मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था, ये लोगों ने ये सब करा, तो आखिर होता क्या है, होता क्या है, तो वो समझेंगे। सो बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सा क्वेश्चन बनेगा दैट व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उन्होंने विथड्रॉ क्यों कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से? सभी ने जब पार्टिसिपेट किया तो विथड्रॉ क्यों करते हैं? सो विथड्रॉ किया बिकॉज ऑफ वन रीजन। क्या होता है, चौरी चौरा जो है, चौरी चौरा एक गोरखपुर के पास,
चौरी चौरा एक प्लेस है, क्या होता है यहाँ पे लोग बैठ के आराम से पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, आराम से बैठ के धरने पे बैठे थे, जैसा गांधी जी ने बोला था, पीसफुली कर रहे थे, कोई वॉयलेंस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे लोग एक बाजार में बैठे थे, लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, उसी में आ जाती है पुलिस। पुलिस क्या करती है, लोगों पे आके लोगों की पिटाई करने लगती है, लोगों को फायरिंग करने लगती है, मारने लगती है। तो जब लोगों को ये मारेगी तो लोग भी उसको मारेंगे, तो यहाँ पे क्लैश हो जाता है, एक वायलेंट क्लैश यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग भी यहाँ पे पुलिस से झड़प हो गई। अब लोग क्या कर चले गए, लोग पहुंच जाते हैं पुलिस चौकी, ठीक है, पुलिस चौकी जाके वहाँ पे पुलिस जो स्टेशन होता है उसको जाके वहाँ पे आग लगा देते हैं, और आग लगने से बेटा वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिस होते हैं उनकी जान चली जाती है, और जान चली जाती है, इससे जो गांधी जी होते हैं उनको बहुत ही दुख पहुँचता है कि ये सारा इंसिडेंट जब वो सुनते हैं। तो उसी की वजह से यहाँ से ही उन्होंने क्या कर लिया, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वहीं से उन्होंने विथड्रॉ कर दिया था। ओके, तो जो चौरी चौरा होता है 1922 में होता है। ओके, सो यहाँ तक हमने देख लिया पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, स्टेजेस क्या क्या थे, किसने किसने पार्टिसिपेट किया, प्लस यहाँ पे गांधी जी ने क्यों इसको विथड्रॉ कर लिया। सो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद अब तैयारी किसकी करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है। एक मूवमेंट को खत्म कर लिया, चलो दूसरा मूवमेंट करते हैं, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, प्लस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आया वीडियो तो मेक श्योर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, कमेंट करिए सारे आंसर जो भी पूछा है मैंने सारे क्वेश्चंस का। ओके, थैंक यू।